नॉट सो फन फैक्ट, क्या आपको पता है कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दुनिया भर में हर मिनट में 60 से भी ज़्यादा नए केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के, और हर 2 मिनट में एक आदमी की मौत हो रही है। यहाँ पे जो कोरोना वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पैंडेमिक बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे इन्फेक्शंस की जो ग्रोथ हो रही है एक्सपोनेंशियली हो रही है। एक से 10, 10 से 20, 20 से 40 ऐसे करके ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे नेटवर्क है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और एकदम रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे कोई वैक्सीन ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किल आ रही है इसको कंट्रोल करने में। यहाँ पे जो वर्ल्ड की जो सुपर पावर्स है, फॉर एग्जांपल यूएसए और चाइना, ये ज़्यादा हद तक सिर्फ एक ड्रग पे विश्वास कर रही है। वो ड्रग है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये होगा कि ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट में काफ़ी हद तक कारगर साबित हुआ है, ये भी एक तरह का कार्बन कंपाउंड ही है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीविटीज। हम लोग देखेंगे आज लेक्चर 3 ऑफ दिस सीरीज। आज हम देखने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स की सिंथेसाइजेशन और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स की शुरुआत हुई कैसे थी। These compounds were initially extracted from the natural substances, and it was thought that these carbon compounds could only be formed within a living system. ठीक है। उस टाइम से ये माना जाता था कि सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही प्रोडक्शन हो सकता है इन कंपाउंड्स का। एंड इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। वाइटल फोर्स मतलब कि दिव्य शक्ति की जरूरत होती है इनके प्रोडक्शन के लिए। लेकिन चमत्कार हुआ 1828 में, जब वॉलर ने एक्सीडेंटली प्रिपेयर किया यूरिया फ्रॉम अमोनियम सियानेट। तो देखिए अमोनियम सियानेट होता है, ये ऐसा फॉर्मूला होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसे उन्होंने हीट किया और बूम, वहाँ पे था यूरिया। आज के टाइम में यूरिया का यूज़ जो होता है, इट इज़ यूज एज अ फर्टिलाइजर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छिड़काव हो रहा है यूरिया का, ठीक है। एंड यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड to be prepared in the lab by chance. This paved the synthesis of large number of organic compounds. Basically उनको काफ़ी फेम मिला और बाकी साइंटिस्ट जो थे वो भी इस दौर में लग गए कि भैया हमें भी डिस्कवर करना है। उसके बाद किसी ने एसिटिक एसिड बनाया, और ये जो गाड़ी थी जो कि वाइटल फोर्स के स्टेशन पर रुक गई थी, इसे ग्रीन सिग्नल मिला, और देखते ही देखते लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी होने लगी। अब इसकी डिस्कवरी इतनी बढ़ गई थी कि अभी एट प्रेजेंट सिर्फ 5% जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये हम लोग नेचुरल सोर्स से लेते हैं। मतलब कि जो 95% जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो प्रिपेयर होता है इन द लैब। अब कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड्स कैसे फॉर्म कर लेता है? द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बेसिकली इसका रीज़न जो है ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड है, यही इसको इनेबल करता है टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इसके भी कुछ फैक्टर्स होंगे। जो पहले फैक्टर है वो है कैटिनेशन, ठीक है। तो कैटिनेशन क्या होता है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ड्यू टू विच अ लार्ज नंबर ऑफ इट्स एटम्स कैन बी लिंक्ड विद ईच अदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है। जो प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की, जिस प्रॉपर्टी के वर्च्यू से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एटम्स सेम एलिमेंट के उसके साथ कनेक्ट किए जा सके, लिंक किए जा सके बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन में जो कैटिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पाया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे कार्बन एक साथ जोड़े जा सकते हैं। सिलिकॉन जो है वो भी टेट्रावैलेंसी शो करता है, वो भी कैटिनेशन शो करता है। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स, ठीक है। ये जो कंपाउंड फॉर्म करता है, इसमें जो कैटिनेशन होती है वो मैक्सिमम अलाउ करती है इसे 7 और 8 एटम्स जो होते हैं सिलिकॉन के, उतना तक ही लिंक हो पाता है, उससे आगे नहीं हो पाता। और जो कंपाउंड्स में फॉर्म कर भी लेता है, मान ली 7 और 8 एटम्स मिला के कुछ कंपाउंड्स फॉर्म कर भी लेता है, तो दे आर वेरी रिएक्टिव। हालांकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये रिलेटिवली वेरी स्ट्रांग होता है और स्टेबल भी होता है। कुछ हद तक ये सेम होते हैं सिलिकॉन और कार्बन, फिर भी इतनी ज़्यादा डिफरेंस आ जाती है इनकी कंपाउंड फॉर्मेशन में। तो क्या आप कमेंट्स में इसका रीज़न बता सकते हैं? अब हम इसका दूसरा फैक्टर देखते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज which depend on the elements other than the carbon present in the molecule।
सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कहीं पे ड्रग्स में यूज होते हैं तो कहीं पे पॉइजन्स भी फॉर्म कर लेते हैं। सो दोनों जगह अलग अलग एलिमेंट्स बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सो दोनों जगह एलिमेंट्स अलग अलग बॉन्ड होंगे तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी वैसे ही वेरी करेगी। तो अगर आप ड्रग्स में एक एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा फेरबदल करेंगे एलिमेंट में, कुछ और एलिमेंट लगा लेंगे जनरली स्पीकिंग, तो वो पॉइजन भी बन सकता है। अब कार्बन की जो स्मॉल साइज है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। दिस इनेबल्स न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। तो बेसिकली जब एटम छोटा होगा तो न्यूक्लियस और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी करीब रहेंगे और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। और वही जब हम लोग बिगर एटम्स में देखेंगे तो वो काफ़ी वीक होंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाएगी। सो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं बचेगा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। सो हम लोग को पता है कि जो मोस्ट सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है मीथेन, ठीक है। तो मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो अब हम लोग देखेंगे कि मीथेन नेचर में कैसे पाया जाता है। सो मीथेन जो है स्वाम्पी एरियाज या मार्सी एरियाज जो होते हैं, जो दलदली इलाके होते हैं, वहाँ पे ऐसे बबल्स फॉर्म करता है, ठीक है। बबल्स के फॉर्म में रहता है। बबल्स के फॉर्म में कैसे आ जाता है? तो देखिए जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो मार्सी एरियाज में रहते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो मार्सी एरियाज के अंदर चले जाते हैं, एकदम डीप में चले जाते हैं। तो वहाँ पे ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हें डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोज होने के बाद एक गैस निकलती है, वो गैस सरफेस पे आ जाती है बबल्स के फॉर्म में, वही गैस होती है मीथेन, ठीक है। और ये गैस जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, ठीक है। सो इसे ये मार्स एरिया में पाया जाता है, तो इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। ये नहीं उसकी स्ट्रक्चर। और अगर हम लोग ईथेन देखें तो ईथेन भी इसे कुछ आसपास ही है। इट इज़ ऑल्सो अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। और ईथेन की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। अब हम लोग देखते हैं ईथेन का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। सो ईथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। 2 कार्बन एटम्स होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। सो अगर हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम 2 कार्बन एटम्स ड्रॉ करते हैं, ऑलरेडी ड्रॉन है। सो अब क्या होता है कि अब हमें कार्बन्स की जो वैलेंसी है इसे फुलफिल करना है। सो हमने यहाँ पे ऐड किया 4 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सो अब आपको कुछ याद आ रहा होगा। जी हाँ, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। 2 मीथेन के मॉलिक्यूल स्क्रीन पर है। सो मीथेन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, फॉर रिवीजन। अब हम गौर से देखें तो ईथेन की जो फॉर्मूला होती है उसमें H6 होते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम काउंट करते हैं तो हमारे पास टोटल 8 है। सो हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स निकालने पड़ेंगे। तो हम अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स को निकालते हैं कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स है उनकी वैलेंसी अनफुलफिल्ड रह जाती है, ऑक्टेट पूरा नहीं रहता है। सो अब ये स्टेबल नहीं रहते हैं। अब इन्हें क्या चाहिए, एक अपनी वैलेंसी पूरी करनी है कैसे भी करके। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, आपस में ही एक C-C बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। सो यहाँ पे ईथेन का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं ईथेन का, ऐसा होगा। सो यहाँ पे क्या होता है कि 2 बीच में जो है C और C के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, और बाकी जो है मीथेन के जैसा ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है C और H के बीच में। अब हम देखते हैं ईथीन का स्ट्रक्चर। ईथीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H4। सो बेसिकली पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा 2 कार्बन एटम्स, हमने ड्रॉ कर चुका है ऑलरेडी। अब हमें इनकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए 4 हाइड्रोजन एटम्स देने पड़ेंगे। तो ये भी मीथेन का फॉर्मूला बन गया, बस थोड़ा सा इन्वर्टेड है। इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रही,
अब देखें तो हमारे पास है 8 हाइड्रोजन एटम, लेकिन हमें इथेन में कितने चाहिए, हमें चाहिए 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो हमें 4 रिमूव करने होंगे। तो जैसे ही हम 4 रिमूव करते हैं, कार्बन की जो वैलेंसी हो जाती है वो फिर से हो जाती है अनफुलफिल्ड। तो फिर ये बेचारा तड़प रहा है, इसे बॉन्ड फॉर्म करना है, क्या करेगा ये, यहाँ दिखता है ये कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्यों ना एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड फॉर्म कर लिया जाए, जैसे इथेन में फॉर्म हुआ था। तो ये दोनों पास आते हैं, ठीक है, पास आते ही इनके पास उतनी एनर्जी होती है, तो अब ये क्या करते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं कोवैलेंटली, तो यहाँ पे C का डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो C और C के बीच में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 पेयर्स शेयर हो रहे हैं। बाकी जो है C और H के बीच में एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि भरा हुआ, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि थोड़ा सा खाली या फिर जो भरा हुआ ना हो कंप्लीटली। तो हम लोग देखते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स किसे कहते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। ध्यान दीजिएगा, जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स का ही यूज हो, कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड का यूज ना हो, तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो है दे आर वेरी स्टेबल, मतलब ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं, देखिए आप एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक बस में हैं, अब बस पे जैसे चढ़ते हैं, आप देखते हैं कि लास्ट में जो सीट है, 4 सीटें, चारों की चारों खाली हैं। आप जाते हैं एक सीट पर बैठ जाते हैं, अब आपको लगेगा कि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं, टांगे होंगे पसार लेते हैं सीटों पे, तो आपने पसार ली। चलिए अगले स्टॉप पे क्या होता है कि एक पैसेंजर चढ़ता है, तो बस का जो कंडक्टर होता है वो आता है, आपको बोलता है कि डंक पे बैठो भाई, मुझे एक और बंदे को यहाँ बिठाना है, वो उसे बिठा देता है। तो आप थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, 3 सीटों पे आ जाते हैं। लेकिन वो क्या लगता है, कंडक्टर खुश रहेगा? नहीं, कंडक्टर चाहेगा कि तीनों की तीनों, चारों की चारों सीटें हैं, सब पे 4-4 आदमी बैठ जाए। वो संतुष्ट नहीं रहेगा, ठीक है, जब तक बस सैचुरेटेड ना हो जाए, मतलब कि भरी हुई ना हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पे कार्बन है, जब तक कार्बन में अलग अलग जो वैलेंसीज होती हैं 4-4 एटम्स से ना हो जुड़ी हुई, तब तक वो सैचुरेटेड नहीं होगा। मतलब कि एक कार्बन में 4 अलग अलग एटम जुड़े होने चाहिए, कहीं भी डबल बॉन्ड ना हो, तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। अब द हाइड्रोकार्बन्स इन विच एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो होते हैं काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जब तक आपकी सीटें, तीनों की तीनों सीटें जो हैं आपके अलावा वो फुलफिल नहीं हो जाती, भर नहीं जाती, तब तक कंडक्टर जो है भरपूर कोशिश करेगा कि किसी न किसी जगह बैठा दे। तो वैसे ही एग्जाम्पल होते हैं जो अनसैचुरेटेड कार्बन्स के, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के, वो होते हैं इथेन, इथीन और इथाइन। इथेन के स्ट्रक्चर में देखा था, ये कुछ ऐसा होता है। अब जो इथाइन होता है बेसिकली इथीन से ही डिराइव होता है, मतलब कि एक तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इथीन से ही जुड़ा हुआ है। अब वहां पे हमने क्या किया था कि 2 कार्बन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव किया था, तब हमें मिला था इथेन। फिर 2 को रिमूव किया तो हमें मिला इथीन, और फिर 2 को रिमूव करते तो हमें क्या मिलेगा, इथाइन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो होंगे 2, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये बीच वाले जो है वो है C। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा C और C के बीच में? जी हाँ, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इन अर्लियर स्लाइड्स वी डिस्कस्ड अबाउट मीथेन एंड इथेन एज वेल एज इथीन एंड इथाइन। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। तो ओपन चेन कंपाउंड्स मतलब कि यहाँ पे कोई क्लोज फिगर नहीं बन रहा। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये क्लोज नहीं है, ओपन है, मतलब कि एकदम स्ट्रेट है या फिर थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन क्लोज नहीं है। तो सिंपल एग्जांपल ले तो आप देख पाएंगे, मीथेन हो गया, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ये है। इथेन हो गया, उसका स्ट्रक्चर है प्रोपेन। प्रोपेन मतलब कि अब इसमें, अब जैसे कि मीथेन में आपने CH2 ऐड किया तो मिले इथेन, तो ऐसे उसमें CH2 और ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोपेन, फिर CH2 ऐड करेंगे तो मिलेगा ब्यूटेन, तो यहाँ फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये जो सारे हैं ये है सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अभी अभी हमने देखा था, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब जो होते हैं हम देखते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब हमने देखा था इथीन,
ठीक है। इथीन में क्या होता है फॉर्मूला C2H4, हमने स्ट्रक्चर भी देखा था डिटेल में। अब इसमें हम लोग CH2 और ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोपीन, फिर CH2 ऐड करेंगे तो मिलेगा ब्यूटीन, ऐसे ही पेंटीन और हेक्सीन। ये सारे किसके एग्जांपल है दोस्तों? जी हाँ, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल। सो अब जो ओपन चेन कंपाउंड्स है इसे हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एलिफैटिक मतलब कि ये डिराइव हुआ था एक ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है एनिमल फैट। सो बेसिकली जो कुछ ओपन चेन कंपाउंड्स है वो हमें एनिमल फैट से मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका नाम लग गया हमें एलिफैटिक कंपाउंड्स। अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हमारे स्क्रीन पर है ईथेन का स्ट्रक्चर। तो ईथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। तो हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब हमें सीखना है कि इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर और कुछ नहीं, कंपाउंड्स का जो आईडी कार्ड होता है उसे कहते हैं। तो आईडी कार्ड से क्या होता है कि हम रफ आइडिया लगा लेते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक्चुअली में होगा कैसा। तो वैसे ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका भी स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो अगर ईथेन का स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे जो मेन एटम है C2 उसको हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो हमें पता है कि ईथेन में एक सिंगल बॉन्ड होता है उसके बीच में, C और C के बीच में। तो हमने बस वैसे ही C और C को रिप्रेजेंट किया है इसके स्केलेटल स्ट्रक्चर में। सो अब हम देखते हैं ब्यूटेन के बारे में। ब्यूटेन एक खास स्ट्रक्चर है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10। तो हमने देखा था कि जैसे कि ईथेन में C2H6 होता है तो हमने 2 कार्बन एटम्स को ड्रॉ किया उसके स्केलेटल स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे ब्यूटेन के स्केलेटल स्ट्रक्चर में। तो अब हम देखते हैं कि ब्यूटेन के 4 जो कार्बन एटम होते हैं उसे हम कैसे लिंक कर सकते हैं। तो पहले तो हम या तो उसे ऐसे लिंक कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, या ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे, या ऐसे। सो इनमें से कौन सा सही है? देखिए ये जो जितने भी कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी स्केलेटल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एक ही है, ठीक है। तो मैं आपको अगर नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे भी कर देता हूँ 1 2 3 4, अब यहाँ भी कर देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। सो अब जो पहला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो C1 एटम है और C2 एटम दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। वैसे ही C2 और C3 के बीच में सिंगल एटम है, सिंगल बॉन्ड है, और C3 और C4 जो एटम्स है उनके बीच में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सेम चीज हम यहाँ भी देख पाएंगे, यहाँ भी C और C के बीच में पहले और दूसरे के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी C और C के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो वैसे ही जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है सारे स्ट्रक्चर्स में सब कुछ सेम है, तो बस अलाइनमेंट के डिफरेंस है। तो जो स्ट्रक्चर जो है सारे स्केलेटल स्ट्रक्चर अल्टीमेटली एक ही स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सब एक ही स्ट्रक्चर है तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जो सिंपलेस्ट है उससे, ठीक है। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो हमें ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो मिल जाएगा, ऐसा मिलेगा। हमने एक और जो पॉसिबिलिटी थी अरेंजमेंट की वो हमने मिस की थी, वो पॉसिबिलिटी है ऐसे। तो हम 4 कार्बन एटम्स को ऐसे भी स्केलेटल स्ट्रक्चर में अरेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तब तो एक और पॉसिबिलिटी है, इसे भी हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हटा देते हैं तो ये भी एक नया स्केलेटल स्ट्रक्चर बन गया। जी नहीं, वो सेम हो जाएगा जैसा हमने डिस्कस किया था कि 6 अलग अलग स्ट्रक्चर अल्टीमेटली एक स्केलेटल स्ट्रक्चर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने दिखाया था आपको उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो हमारे पास जो टोटल दोनों स्ट्रक्चर्स थे अलग अलग अरेंजमेंट के वो ये दोनों हो जाते हैं। अभी अभी हमने जो स्ट्रक्चर्स देखे ये सेम वही स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों में एक रिलेशन है और वो रिलेशन क्या है, देखिए इन दोनों का जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो एक्जैक्टली सेम है। C4H10 जो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है वही है। सो इनकी जो स्ट्रक्चर है इनमें काफी डिफरेंस है। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन आता है, कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो इन दोनों को हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको याद करनी पड़ेगी और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये भी आपको याद करनी। अभी हमने देखा था कि कैसे हम 4 कार्बन एटम्स को स्ट्रक्चर में अरेंज कर सकते हैं। एक तरीका है ऐसा, एक तरीका है ऐसा, और भी एक तरीका है जो हमने डिस्कस नहीं किया है वो तरीका है ऐसा। सो अगर हम इसे कंप्लीट करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा कुछ।
सो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया, ये स्ट्रक्चर, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा या नहीं? ध्यान रहे स्ट्रक्चरल आइसोमर की जो डेफिनेशन है वो क्या है। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात है, पहले हम देख लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। अब हमारे पास कितने कार्बन एटम्स हैं? वो है 4। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, वो है 8। अब हमें देखना होगा कि ब्यूटेन का फार्मूला क्या था। ब्यूटेन का फार्मूला था C4H10, और अभी जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का फार्मूला क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा C4H8। तो दोनों फार्मूला सेम नहीं है, सो इट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। सो अब हम देखने वाले हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। सो कंपाउंड्स whose molecules contains a large number of bond atoms bonded together to form a closed chain। कोई भी कंपाउंड जिसमें एक क्लोज चेन बन रहा हो या रिंग बन रहा हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। सो दिस कंपाउंड्स हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो पहला है वो है एलिसाइक्लिक। सो एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर बोथ एलिफैटिक एंड साइक्लिक। एलिफैटिक हमने अभी भी देखा है, और साइक्लिक का मतलब जो होता है जो रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो दे मे कंटेन वन और मोर ऑल कार्बन रिंग्स, मतलब कि जो भी इसमें रिंग बनेगा वो पूरा का पूरा कार्बन से ही बनेगा, ठीक है, कार्बन से ही रिंग बनेगा, बाकी उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े रह सकते हैं। और ये एलिफैटिक है तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस कार्बन्स कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 3 और मोर ही क्यों, 2 का क्यों नहीं बनता? कमेंट में आंसर कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा होगा आपको, लेकिन ये काफ़ी इजी है, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C3H6। ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है रिंग के फॉर्म में, और एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन गया, ठीक है इसका, और बाकी जो हाइड्रोजन एटम्स है वो कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो कंडेंस्ड फॉर्मूला होगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, मतलब कि H2 ले लो सब जगह, तो CH2 रिंग के फॉर्म में आ गया। अब इसका जो लाइन नोटेशन है वो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कि और कुछ नहीं, बस बॉन्ड शो करना है हमें, ना ही कार्बन ना ही हाइड्रोजन, बस बॉन्ड शो कर दिया, हमारा मिल गया यहाँ पे लाइन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं साइक्लोब्यूटेन। इसका फॉर्मूला होता है C4H8, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तो ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला जो होगा वो होगा ये, और इसका जो ये होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन वो होगा ये, ठीक है। अब साइक्लोप्रोपेन, तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपीन होगा, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन कर लीजिएगा। तो प्रोपीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका। तो यहाँ पे दो कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसका कंडेंस फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा CH और एक जगह हो जाएगा CH2। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसा होगा, ये होगा ऐसा। ये जो यहाँ पे बीच में एक लाइन देख रहे हैं ऐसा, ये जो लाइन है, ये लाइन हमें डिनोट करता है कि एक डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। अब है नंबर 2 एरोमेटिक कंपाउंड्स का। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स, ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और दे कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल रिंग होती है इनमें, और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होते हैं 3 डबल बॉन्ड्स इन अल्टरनेट पोजीशन। जो रिंग में जो डबल बॉन्ड्स होंगे वो अल्टरनेट पोजीशंस पे होंगे, एक साथ नहीं होंगे, एडजेसेंट नहीं होंगे। तो बेंजीन जो है वो बहुत ही फेमस एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड का। इसकी फॉर्मूला होती है वो होती है C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। कैसे जुड़ेंगे, ये रहा स्ट्रक्चर। में आप देख पाएंगे जो डबल बॉन्ड है वो एकदम सेपरेट है, 6 साइडेड फिगर है, तो 3 साइड्स पे डबल बॉन्ड है। ये इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन रही, और कभी कभी इसे ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। अब टोलुइन देखिए बेसिकली क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक CH3 लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे भी हम लोग CH3 लगा देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फन फैक्ट, एरोमेटिक कंपाउंड्स ने क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जब इनका डिस्कवर हुआ था, इनकी डिस्कवरी हुई थी, तो ये बहुत ही अच्छी स्मेल करते थे। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे भी एरोमेटिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत गंदा स्मेल करते हैं, लेकिन नाम जो है वो अभी रिटेन कर लिया गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स का एरोमेटिक कंपाउंड्स ही है। सर्विस चला रहा है तो अभी भी वही चलेगा। और ये रहे इनके कुछ एग्जाम्पल्स, फिनोल, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड। आपको इसके स्ट्रक्चर नहीं याद करना है, बस आपको नाम याद करना है, डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखने को आ सकता है। अब जो लास्ट डिवीजन है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। सो हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज होता है साइकिल को फॉर्म करने में। तो ये रही इसकी डिफिनेशन, आपको याद करनी पड़ेगी। और आपको अभी हमने पढ़ाया था एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक्स। सो इनमें जो रिंग्स होते हैं
they are of carbon atoms only, whereas in heterocyclic compounds यहाँ पे देखिए कहीं पे O जुड़ा हुआ है, कहीं पे S जुड़ा हुआ है, अलग अलग एटम्स जुड़े हुए हैं. सो जो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इन्हें हम कहते हैं होमोसाइक्लिक. और ये रहे कुछ एग्जांपल्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो यहीं पे एंड होता है लेक्चर 3 का. मैंने बहुत कोशिश की है कि लेक्चर को इंटरेस्टिंग बना सकूं. अगर आपको पसंद आया या कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज सब्सक्राइब टू स्टडी विद ईज एंड शेयर दिस वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग. गॉड ब्लेस.